नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। जीके जीएस का ये तीसरा टेस्ट है। 15 एमसीक्यूज लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट कौन सा छपा था? 2000, 5000, 10,000, 20,000। हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड इन इंडिया। तो इसका उत्तर होगा सी, 10,000 का नोट अभी तक भारत में सबसे मूल्य का छपा हुआ है, सबसे अधिक मूल्य का, जो कि 1938 में सबसे पहले भारत में लाया गया, फिर 1946 में से डिमोनेटाइज कर दिया गया, फिर एक बार 1954 में लाया गया और 1978 में बंद कर दिया गया। तो आज़ाद भारत में भी 10,000 रुपये का नोट जो है वो सर्वाधिक मूल्य वर्ग का नोट है। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा जारी किए गए करेंसी नोटों के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती हैं। इन संपत्तियों में शामिल है, कुछ एसेट्स होते हैं जो करेंसी नोट को बैक करते हैं, वो कौन से हैं? सोना और विदेशी मुद्रा, गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, सोना, गोल्ड, सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका उत्तर होगा सोना और विदेशी मुद्रा। आरबीआई को एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, जिसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए के सोना और फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा, उसे अपने पास रखनी पड़ती है और उसके बाद वह जितना अधिक मुद्रा छपाई करना चाहे वो कर सकता है। तो 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? लिखित संविधान इंग्लैंड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड, एकात्मक राज्य यूएसए, यूनिटरी स्टेट यूएसए, संयुक्त राष्ट्र महासभा वीटो पावर, यूएन जनरल असेंबली वीटो पावर, सार्क कोई द्विपक्षीय मुद्दा नहीं, सार्क नो बायलैटरल इश्यूज। तो इसका उत्तर होगा डी, सार्क। सार्क के चार्टर के हिसाब से वहाँ पर कोई भी बायलैटरल इश्यू, दो देशों के बीच का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता, यानी भारत पाकिस्तान का मुद्दा वहाँ पर नहीं उठाया जा सकता है, इसलिए सार्क ठीक ठाक चल भी रहा है। और लिखित संविधान जो है वह इंग्लैंड में नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में अलिखित संविधान है, और यूएसए एकात्मक राज्य नहीं है, बल्कि वहाँ एक फेडरेशन है, फेडरल राज्य है वह, और यूएन के महासभा को नहीं, जनरल असेंबली को नहीं, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद को वीटो पावर है, यानी उसके सदस्यों को वीटो पावर है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए इस उपकरण का प्रस्ताव रखा। गांधी जी प्रपोज दिस डिवाइस टू इरेडिकेट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। मशीनों को हटाना, रिमूविंग मशीन्स, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, एस्टेब्लिशिंग रूरल इंडस्ट्रीज, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ट्रस्टीशिप थ्योरी, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने असमानता को मिटाने के लिए, आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए ग्रामीण उद्योगों की स्थापना का विचार दिया, और ये कुटीर उद्योग होते। ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है वह उद्योगों के प्रबंधन से संबंधित उनका सिद्धांत है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? सभी के लिए लाभ के लिए व्यापार खोलना, टू ओपन ट्रेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यूएनओ के साथ काम करना, टू वर्क विथ यूएनओ, गैट को लागू करना, टू इम्प्लीमेंट गैट, व्यापार विवाद समझौतों का प्रशासन करना, टू एडमिनिस्टर ट्रेड डिस्प्यूट एग्रीमेंट्स। तो इसका उत्तर होगा सभी के लाभ के लिए व्यापार खोलना, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है। यद्यपि वह यूएनओ के साथ काम भी करता है, जीएटीटी को लागू भी कराता है, और डिस्प्यूट्स जो होते हैं सदस्य देशों के बीच, उसको भी निपटाने का उपाय करता है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है वह 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अभी इसमें 164 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 2 नए देशों को सदस्यता की मंजूरी मिल गई है, कोमोरोस और तिमोर लेस्टे को, और जो ही वो अपने घर के भीतर, अपने राज्य में, अपने देश में, अपने पार्लियामेंट या अन्य संस्था से इसकी अनुमति ले लेंगे, तो ही वे सदस्य बन जाएंगे। तब सदस्यों की संख्या 166 हो जाएगी। 164वां सदस्य जो है वो अफगानिस्तान है। इसकी महानिदेशक जो अभी हैं वह नगोजी ओकोंजो इवेला हैं। वो पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ये 4 साल के कार्यकाल के चुने जाते हैं, और अभी 2021 से 2025 तक ये नगोजी ओकोंजो इवेला जो है, नगोजी ओकोंजो इवेला, वो इस पद पर बनी हुई रहेंगी। 1 जनवरी 1995 को इसने गैट का स्थान लिया था डब्ल्यूटीओ ने, और 1947 में गैट का सृजन हुआ था। उरुग्वे राउंड की बातचीत के बाद विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ ने 1995 से अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न, डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए कौन पात्र नहीं है? हु इज नॉट एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट्स? चुनावों को कवर करने वाले मीडिया कर्मी, अप्रूव्ड मीडिया पर्सन्स कवरिंग इलेक्शंस, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिप्लॉयड ऑन इलेक्शन ड्यूटी, आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्ति, पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन एसेंशियल सर्विसेज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। चुनाव में कवर करने वाले मीडिया कर्मियों को इसी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुमति मिल गई है। उन्हें दी गई थी कि वो पोस्टल बैलेट का प्रयोग कर सकते हैं, और चुनाव ड्यूटी पर
कार्य करने वाले सभी आर्म फोर्सेज के जवान हो, आर्मी के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो पोस्टल बैलेट का प्रयोग कर सकते हैं। और आवश्यक सेवाओं, रेलवे, मेडिकल इत्यादि में शामिल व्यक्तियों को भी पोस्टल बैलेट का प्रयोग करने की अनुमति है। व्हाट कॉजेज सरफेस टेंशन ऑफ ए सब्सटेंस, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण है। एडहेसिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अणुओं के मध्य आसंजक बल। कोहेसिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अणुओं के मध्य ससंजक बल। ड्रैग फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अणुओं के मध्य कर्षण बल। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अणुओं के मध्य विद्युत बल। तो इसका उत्तर होगा अणुओं के मध्य कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो है वो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है और एडहेसिव फोर्स जो है वो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। यहाँ पर आप उदाहरण से देख सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स में पारे के दो अलग अलग टुकड़े हैं, दो अलग अलग बूंदें हैं और वो आपस में मिल गए हैं क्योंकि कोहेसिव फोर्स के कारण ही ऐसा हुआ है। और एडहेसिव फोर्स में आप देख सकते हैं कि यह कागज़ है और इसे चिपकाया गया है टेप से। तो ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, तो उनके लिए एडहेसिव फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है और जो आसंजक बल काम कर रहा है। और समान पदार्थ के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो वो कोहेसिव फोर्स के कारण जुड़ते हैं। अब सरफेस टेंशन को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो सरफेस टेंशन जो है प्रत्येक एट रेस्ट द्रव के सतह को के क्षेत्रफल के प्रत्येक द्रव की जो सतह होती है उसमें एक प्रवृत्ति होती है कि वह सब कम से कम क्षेत्रफल में सिकुड़ना चाहती है और इसके कारण उसके पृष्ठ पर सरफेस में एक टेंशन आ जाता है और इसे ही सरफेस टेंशन कहते हैं। इसीलिए इसे नापा जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, क्योंकि बल प्रत्येक लंबाई पर, इकाई लंबाई पर लगने वाले बल के रूप में इसे नापा जाता है। तो बल हो गया F और लंबाई हो गई L। तो बल का मात्रक है न्यूटन और लंबाई का ऐसा मात्रक है मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर के रूप में इसे नापा जाता है। पृष्ठ तनाव के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे पानी पर आपने कभी कभी कुछ कीड़ों को चलते हुए देखा होगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव का बल जो है वह कीड़े के द्वारा लगाए जाने वाले बल से अधिक है, इसलिए कीड़ा चल पाता है। साथ ही साथ आप सुई को भी तैरते देखे होंगे, तो उसका भी कारण यही कि पृष्ठ तनाव का बल जो है सुई के द्वारा जो भार दिया जा रहा है उससे अधिक है। साबुन और डिटर्जेंट क्या करते हैं, जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, वो कम कर देते हैं और इसी कारण क्या हो जाता है, कम हो जाने के कारण जो है जल क्या होता है वह मैल में गहराई से घुस जाता है। पानी की बूंदें जो हैं वह भी गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण ही, और तापमान से पृष्ठ तनाव जो है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका कारण क्या है कि द्रव के अणु जो हैं उनके बीच जो बल क्या होता है, तापमान के कारण अणु जो है वो दूर दूर हो जाते हैं और ज़्यादा दूर हो जाने से उनके बीच जो बल होता है वह कम हो जाता है और उनके बीच जो बल कम हो जाने के कारण पृष्ठ तनाव बल भी कम हो जाता है। अगला प्रश्न, कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है। विच गैस इज यूज टू आर्टिफिशियली राइपन रॉ फ्रूट्स। एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन, मीथेन। तो इसका उत्तर होगा एथिलीन। कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, यही मान्यता प्राप्त है। हालांकि एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग करना जो है वह मान्यता प्राप्त है। FSSAI भी इसे मान्यता देती है, क्योंकि यह जो है पौधों के या फलों के जो प्राकृतिक हार्मोन है उससे मिलता जुलता है। यह प्राकृतिक हार्मोन से मिलता जुलता है और इससे कोई स्वास्थ्य खतरा भी नहीं है। हालांकि एथिलीन का सस्ता और हानिकारक जो रूप है कार्बाइड गैस या एसिटिलीन, इसका भी प्रयोग किया जाता है। एथिलीन के भी प्रयोग करने में यह सावधानी होनी चाहिए कि उसका जो स्रोत है वह फल से सीधे संपर्क में नहीं आए। अब हम लोग एसिटिलीन गैस के बारे में जाने तो इसे एथाइन गैस या कार्बाइड गैस भी कहते हैं। एथिलीन जो है, एसिटिलीन जो है वह एक, एसिटिलीन के बारे में बात करें वह एक हाइड्रोकार्बन है और इसे C2H2 के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। इसे दो तरीके से प्राप्त किया जाता है, इस एसिटिलीन गैस को मीथेन का आंशिक दहन करके पार्शियल कंबशन के द्वारा, और दूसरा कैल्शियम कार्बाइड के साथ पानी को जब मिला दिया जाता है तो हमें C2H2 के रूप में एसिटिलीन या एथाइन गैस मिल जाता है। साथ ही साथ हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ यादव एम्परर्स। द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी, देवगिरी। तो इसका उत्तर होगा देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी जो थी वह देवगिरी थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे भिल्लम। सबसे प्रतापी शासक था सिंघन और अंतिम शासक रामचंद्र थे, जो कि स्वतंत्र शासक, अंतिम स्वतंत्र शासक जो थे वह रामचंद्र थे, जिसे कि अलाउद्दीन के सिपाही सेनापति मलिक काफूर ने हरा दिया और उनके सामने उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा और उसके बाद रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी के गवर्नर के रूप में राज करते रहे। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। व्हाट इज डायग्नोज्ड बाय एलिसा टेस्ट। पोलियोवायरस एड्स के प्रतिरक्षी, एड्स एंटीबॉडीज, टीबी के जीवाणु, टीबी बैक्टीरिया, कैंसर।
तो एलिसा परीक्षण के द्वारा एड्स के एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है। रोगी के शरीर के खून में अगर एंटीबॉडीज पाए जाते हैं एड्स से संबंधित, तो एलिसा परीक्षण से पता चल जाता है कि उसे एड्स है। अब एलिसा का फुल फॉर्म अगर हम लोग जान लें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहा जाता है इसे। और एड्स जो है वह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी इम्यून जो है प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो क्या होता है, डिफिशियंट हो जाता है, यानी कमी हो जाती है। और यह एक्वायर होता है, यह कहीं से पाया गया होता है। और सिंड्रोम है यानी इसमें लक्षण दिखते हैं, इसलिए इसे एड्स कहा गया है। और एड्स क्या होता है, इसमें HIV वायरस जो है वह शारीरिक तरल पदार्थ जो है अगर किसी संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति में हस्तांतरित हो जाते हैं तो एड्स की बीमारी फैलती है। अगला प्रश्न, फांसीवाद का मुख्य पक्षधर कौन था? हु वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ फासिज्म? मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन। तो इसका उत्तर होगा मुसोलिनी। मुसोलिनी इटली का तानाशाह था, हिटलर का समकालीन था। और मुसोलिनी फांसीवाद का प्रणेता था, हिटलर नाजीवाद का प्रणेता था, सेंट साइमन ने ईसाई समाजवाद का विचार दिया था और रॉबर्ट ओवेन ने यूटोपियन समाजवाद का। अगला प्रश्न, सन 1857 में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फर्स्ट इन 1857? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। तो इसका उत्तर होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले 1857 के विद्रोह की फॉर्मली शुरुआत होने से पहले ही, एक तरह से कहा जाए कि इनके समय से शुरुआत हुई, इन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, बैरकपुर में पोस्टेड थे और यहीं पर उन्होंने अपने अधिकारी पर गोली चला दी थी। बाद में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? पूंजी संचयन, कैपिटल एक्यूमुलेशन, संसाधन खोज, रिसोर्स डिस्कवरी, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रौद्योगिकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो भारत के विकास के लिए अगर यहाँ चारों ऑप्शंस में हम लोग देखें तो जनसंख्या वृद्धि जो है वह उतनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह दुधारी तलवार है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है, लेकिन साथ ही साथ इससे कई सारी चुनौतियाँ आती हैं। लेकिन पूंजी संचयन जो है, क्योंकि बाजार में पूंजी लगाए बिना जो है आय नहीं होगी, तो कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है उद्योग लगाने के लिए भी पूंजी जरूरी है। संसाधन खोज, नए नए रिसोर्सेज आने से कोई भी देश विकास करता है। और प्रौद्योगिकी के विकास के बिना तो औद्योगिक विकास या किसी भी प्रकार के विकास की बात की ही नहीं जा सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित कण है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित कण है, पॉजिट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रिनो का कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रिनो हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। तो इसका उत्तर होगा पॉजिट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित कण है, यह सही नहीं है, बल्कि पॉजिट्रॉन धनात्मक रूप से आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन का चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, पॉजिट्रॉन का सी एंडरसन ने किया था, न्यूट्रॉन का पॉली ने किया था। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव आवेश वाला है, इसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और इसी कारण इलेक्ट्रॉन के बराबर मास और चार्ज होने के कारण इसे एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान जो है लगभग शून्य के बराबर होता है, लेकिन इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड की जोड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मोनोसेक्राइड्स? ग्लूकोज और सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज। तो इसका उत्तर होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं वो मोनोसेक्राइड की जोड़ी हैं। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। मोनोसेक्राइड जो हैं वो सबसे सरल, सबसे आसान वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ट्रायोज और फ्रक्टोज ये जो हैं मोनोसेक्राइड्स के प्रकार हैं। डाइसेक्राइड्स जो है दो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनते हैं, इनमें माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। और पॉलीसेक्राइड जो कई मोनोसेक्राइड्स के मिलकर बनने से बनते हैं, ये हैं स्टार्च, काइटिन और ग्लाइकोजन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। 15 प्रश्न 15 मिनट में खत्म हो गए हैं, तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें अपने ग्रुप में, सोशल मीडिया पर, और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।